एमए फाइनल सोशियोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने संस्कृतिकरण एवं सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, संस्कृतिकरण का अर्थ, परिभाषा और सामाजिक परिवर्तन को देखा था। आज हम देखेंगे संस्कृतिकरण में सहायक अवस्थाएं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें गतिशीलता बढ़ती है। परंपरागत जाति व्यवस्था में गतिशीलता नहीं के बराबर है, लेकिन आधुनिक गतिशील युग में यह सोचा भी नहीं जा सकता कि सामाजिक ढांचे में समूहों तथा वर्गों में गतिशीलता न पाई जाए। जाति संरचना में जहाँ एक और छोर पर ब्राह्मण है, वहाँ दूसरे छोर पर अस्पृश्य एवं इन दोनों के बीच गतिशीलता भी है और स्थिति परिवर्तन की स्थिति भी। एक निश्चित समय के बाद जाति के सदस्य अपनी स्थिति को ऊंचा कर लेते हैं तथा उसमें परिवर्तन ले आते हैं, लेकिन चूंकि इस परिवर्तन से व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि गतिशीलता नहीं है। वास्तव में गतिशीलता तो एक निरंतरगामी प्रक्रिया है। संदेश वाहनों, साधनों के विकास के साथ साथ तथा अनेक समूहों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के बढ़ने के स्वरूप परंपरागत संस्कृति में आमूल परिवर्तन देखने को मिलते हैं। परिणाम स्वरूप एक अत्यंत ही सरलीकृत तथा समरूप संस्कृति का विकास हुआ है। संस्कृतिकरण में न केवल प्रथाओं, आदतों तथा तौर तरीकों को ही सम्मिलित करते हैं, बल्कि विवाह तथा नातेदारी से संबंधित अनेक मूल्यों को भी सम्मिलित करते हैं। ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य समूह जो सामाजिक संस्तरण में ऊंचा उठना चाहते हैं, उन मूल्यों को अपना लेते हैं। डॉक्टर रेडफील्ड ने एक ऐसे समूह की चर्चा की है जो अपनी संस्कृति को बिल्कुल खो रहा है और उसको अन्य समूह ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन श्रीनिवास का कहना है कि न तो ब्राह्मण पूर्णतया अपनी संस्कृति को खो रहे हैं और न ही दूसरे अपनी संस्कृति को खो रहे हैं। वास्तविकता यह है कि दोनों ही अपना पश्चिमीकरण कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण से अभिप्राय किन्हीं मूल्यों के प्रसार से है जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप में जातीय व्यवस्था से नहीं है। संस्कृतिकरण व्यक्तियों को नहीं बल्कि सारे समूहों को प्रभावित करता है। एक संपूर्ण समूह ही ऊंची जाति होने का दावा करता है। यदि व्यक्ति इस प्रकार का दावा करे तो यह सही नहीं माना जाएगा। आधुनिक युग में कुछ इस प्रकार की अवस्थाएं हैं जिससे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की क्रियाशीलता सरल हो जाती है। पहला है आधुनिक शिक्षा। अंग्रेजों के आने से पहले भारतवर्ष में शिक्षा प्रणाली में धार्मिक तत्व स्पष्ट रूप से शामिल थे। साथ ही शिक्षा का संगठन परंपरा रूप में ब्राह्मणों के हाथों में था। शिक्षा का माध्यम भी ऐसा था जिससे कि जाति का बोलबाला बना रहे। पर अंग्रेजों के आगमन से शिक्षा का प्रचलन ऐसा हुआ जिसमें समानता एवं धर्मनिरपेक्षीकरण था। अतः जहाँ पहले शिक्षा ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थों तक ही सीमित थी, वह आज सभी जातियों तक फैल चुकी है। शिक्षा के माध्यम से ही यह जानते हैं कि समाज में ऊंचा पद या स्थान प्राप्त करने के लिए जातीय नियमों का पालन उतना आवश्यक नहीं है जितना कि शिक्षा के आधार पर व्यक्तिगत योग्यता को बढ़ाना। शिक्षा में प्रदत्त मूल्यों की अपेक्षा अर्जित मूल्यों का स्थान है। साथ ही प्रजातंत्र में समानता का सिद्धांत है। दूसरा है नगरों का विकास। औद्योगिकरण से नगरों का भी विकास हुआ है। नगरीकरण से तात्पर्य अवैयक्तिक संबंध, औपचारिकता, द्वैतिक संबंध, घनी आबादी तथा सामाजिक गतिशीलता की प्रधानता होती है। नगर में घनी आबादी के कारण जातीय भेदभाव के बारे में लोग सचेत नहीं रहते।
अपरिचित लोगों का समन्वय होने से अपनी जाति को दूसरे बता दें तब भी पता नहीं चलता। निम्न जाति के लोग उच्च जाति के रीति रिवाज, मूल्य, खान पान को अपना भी लें तो उसकी कोई परवाह नहीं करता। नगर में सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त खुलापन देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है धन का महत्व। आज का व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं में लीन रहना चाहता है। समाज में धन का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। जिसके पास धन है आज वही सामाजिक सोपान में उच्च स्थिति को भी प्राप्त कर लेता है। जिसके पास धन है उसे उच्च जाति के रहन सहन, रीति रिवाजों, विचारों और मूल्यों को अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। प्रत्येक जाति का सदस्य आज अपनी योग्यता, शिक्षा, कुशलता आदि के आधार पर अधिकाधिक धन कमाने का प्रयत्न करते हैं। फिर है नेक्स्ट यातायात और संचार के साधनों में उन्नति। यातायात और संचार के साधनों में उन्नति होने से सामाजिक गतिशीलता बढ़ती जा रही है। यातायात के माध्यम से नए कारखानों, मील उद्योगों और व्यवसायों का विकास होता जा रहा है। संचार के साधन और यातायात के विकास के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, प्रदेश और विचार विनिमय का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। विचार विनिमय से संकुचित विचारधारा का अंत होता है। यातायात व संचार के विकास से सबसे ज्यादा लाभ जनजातियों को हुआ। कुछ लघु शोध अध्ययन अभिजात आदिवासी पर हुए हैं। उनके अध्ययन से ज्ञात हुआ कि जनजातियां अब पिछड़ी हुई नहीं रही। यातायात और संचार का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। उनका संपर्क सभ्य समाज से हुआ और आज वह अभिजात वर्ग के दायरे में भी आने लगे हैं। फिर है राजनीतिक सत्ता। अधिनायकवाद, समाजवाद से भिन्न भारत में प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता को हथियाने वालों का आधार अर्जित मूल्य होते हैं, न कि प्रदत्त मूल्य। बच्चों, अर्जित और प्रदत्त के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। हम फर्स्ट ईयर में अर्जित मूल्य और प्रदत्त मूल्यों को पढ़कर आए हैं। अर्जित मूल्य वे हैं जिसे हम अपनी योग्यता के आधार पर अर्जित करते हैं और प्रदत्त मूल्य वे हैं जो हमें जन्म के साथ मिलते हैं। साथ में अनुसूचित एवं जनजातियों के भी स्थान सुरक्षित होते हैं। प्रजातंत्र व्यवस्था में समानता हर जगह दृष्टिगोचर होती है। किसी जाति विशेष को स्थान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन। सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन में भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। गांधी जी द्वारा चलाया जाने वाला हरिजन आंदोलन भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव निम्न जाति पर हुआ। इससे उनकी जातीय स्थिति उच्च हुई। आर्य समाज द्वारा चलाए गए धार्मिक आंदोलन से जाति पाति के भेदभाव दूर करने तथा निम्न जातियों के उत्थान के लिए उल्लेखनीय प्रयत्न किए गए। नेक्स्ट है सामाजिक अधिनियम। सामाजिक अधिनियम यानी कानून बनने से भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की क्रियाशीलता सरल हो जाती है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में बना, जिसने अस्पृश्यता का अंत कर दिया। कानून से यह सिद्ध कर दिया कि अछूत जातियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करना अपराध होगा। जो भेदभाव करेगा उसे कानूनी रूप से दंड दिया जाएगा। अंतरजातीय विवाह अधिनियम पारित हो जाने से भी निम्न जातियों के सदस्यों के लिए उच्च जातियों की दुनिया में प्रवेश को सरल बना दिया है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की क्रियाशीलता को सरलीकृत करने वाली अवस्थाओं और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का अर्थ अभी हमने देखा। श्रीनिवास ने अपने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में बताया कि इसमें
एक जाति को जातीय संस्तरण में ऊंचा पद प्राप्त करने के योग्य बनाता है। उच्च जाति के रीति रिवाज, आदतों, विचारों, मूल्यों तथा आदर्शों को निम्न जाति के सदस्य अनुकरण करते हैं, जिससे जातीय व्यवस्था में पदमूलक परिवर्तन होते हैं। अतः इसमें निम्न जाति अपने से उच्च किसी भी जाति विशेष को आदर्श मान लेती है और उन्हीं रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा व जीवन पद्धति को अपनाने का प्रयत्न करती है। निम्न जाति के लोग प्रभु जाति का अनुकरण करते हैं। श्रीनिवास ने प्रभु जाति को निम्न विशेषताएं बताई हैं। निम्न जाति के लोग प्रभु जाति की विशेषताओं में देखते हैं। स्थानीय क्षेत्र में उस जाति को उच्च स्थान प्राप्त हो। दूसरा, कृषि योग्य भूमि में से बड़े भाग पर उन्हीं का अधिकार हो। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त किए लोगों की संख्या हो। प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत अधिकांश लोग हों। खेती के अतिरिक्त आर्थिक आय या कोई अन्य स्रोत हो। खेती योग्य भूमि को खरीदने की प्रवृत्ति, भले ही वह जमीन कितनी ही अधिक महंगी क्यों न हो। प्रभु जाति की अपनी एक स्थानीय प्रतिष्ठा होती है, इसलिए अन्य जाति के लोग प्रभु जाति के व्यवहार, जीवन के ढंग आदि का अनुकरण करने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में केवल निम्न जातियां ही अपने से उच्च जातियों के जीवन यापन, कर्मकांड और जीवन पद्धति को अपनाती हैं, जिसके कारण हमें सोसाइटी के अंदर, समाज में सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन दिखाई देता है। थैंक यू।